सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज हम लोग द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रिगार्डिंग पार्ट 3 पुस्तक से कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 23 को पढ़ेंगे। हालांकि आप सभी जानते होंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में कॉम्प्रेस पॉइंट कितना महत्व रखता है। जिस प्रकार से ओरल से ट्रीटमेंट होता है, ठीक इसी प्रकार से कई डिजीज़ हैं जिसका समाधान अगर हम एक्सटर्नल पे देखें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। कई ऐसे केसेस हैं जिसमें 23 नंबर कॉम्प्रेस पॉइंट मुख्य रोल अदा करता है, ख़ास तौर पे जब किडनी की बात हो रही हो। तो किडनी यूँ तो अपने आप में छानने का काम करता है, लेकिन अगर वो छानना बंद कर दे, अपना वर्क कम कर दे या बंद कर दे, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। चाहे फिर वो न्यूक्लियाई से रिलेटेड हो, नेफ्रॉन से रिलेटेड हो, कॉर्टिक्स से रिलेटेड हो या स्टोन से रिलेटेड हो। कई ऐसे केसेस जिसमें एक्यूट किडनी फेलियर सीकेडी या सीकेडी के भी दो पैमाने हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ और क्रोनिक किडनी फेलियर। दोनों सीकेडी के रिगार्डिंग ही आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब समाधान नहीं होता है तो इस और कई बार इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में विद्वान जो हैं, चिकित्सक गण हैं या रिसर्चर जो हैं, वे इसको हल्के में लेते हैं और पेशेंट जो है उससे और ज़्यादा अपने आप को असहाय महसूस करते हुए कई बार प्राण त्याग देता है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन को चलाने के जो तरीके होते हैं उसका कंसेप्ट डॉक्टर्स को मालूम होना चाहिए, रिसर्चर्स को मालूम होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 23 को रीड करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ एक ऐसा अध्याय जिसे अगर आप छोड़ते हैं तो कुछ बचेगा नहीं, और अगर इसको सीखते हैं तो रोग को आप बचने नहीं देंगे। तो आज हम लोग कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 23 को पढ़ेंगे। हालांकि आज मुझे क्लास नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि आज एक विमान हादसा हुआ शाम को और बहुत सारे लोग उसमें बोलना चाहिए असमय मौत के गोद में चले गए। अफसोस होता है इस टाइप के न्यूज़ सुन करके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। किडनी रीजन, रीनल रीजन या हम लोग बोलते हैं लंबर रीजन। तो किडनी का जो रीजन है एक्चुअल में, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। किडनी का रीजन का जो परिचय है, विवरण मैं इसका थोड़ा सा देना चाहूँगा। किडनी मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो शरीर के अंदर अंदरूनी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है। यह दो अंग होते हैं जो शरीर के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। किडनी का मुख्य कार्य रक्त से अपशिष्ट पदार्थ, टॉक्सिक पदार्थ और अतिरिक्त पानी को फिल्टर करके मूत्र के रास्ते बाहर, मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर में खनिजों का संतुलन बनाए रखने, रक्तचाप को नियंत्रित करने और शरीर में जरूरी हार्मोन का उत्पादन करने में भी कार्य करती है।
किडनी के बिना शरीर का सही तरीके से कार्य करना असंभव हो सकता है, क्योंकि यह शरीर के शारीरिक और रासायनिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। किडनी के क्षेत्र की स्थिति, संरचना, कार्य और विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को समझने शरीर की सेहत को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हम किडनी क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें किडनी की संरचना, कार्य, तंत्रिका आपूर्ति, रक्त प्रवाह और इससे संबंधित रोगों और उपचार विधियों पर प्रकाश डाला जाएगा। कई लोग बोलते हैं किताब पढ़ रहे हैं, तो भाई किताब ऐसी निकालिए जिसमें नोट्स आपको मिल जाए। नोट्स ज़रूरी है और आप लोग वो बनाते नहीं हैं, और कोई बुक लिखता है तो उसको पढ़ते भी नहीं हैं या पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। पका पकाया दे दे कोई, खा लें। कल को अगर वो काम में बिज़ी रहा और हमारा फ़ोन नहीं उठाया या हमसे मैसेज से हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो फिर उसकी इज्जत भी उतार दीजिएगा। ये तो मेरे साथ अक्सर होता है, और मैं बोलता हूँ कि कंसेप्ट आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, कंसेप्ट कर लो क्लियर, तो कंसेप्ट भी नहीं क्लियर लेते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देता हूँ, उसको भी अटेंड नहीं करना चाहते हैं। मेरा कुछ लेके थोड़ी जाओगे भाई। नॉलेज रहेगा तो प्रोटोकॉल खुद बनाओगे, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन खुद करोगे तो रिसर्च कर पाओगे, और नहीं पका पकाया खाना है तो सभी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में खा रहे हैं, और वो भी सेटल्ड मेडिसिन, तो सेटल्ड मेडिसिन भी लेंगे तो वो अपने क्लिनिक में बनाएंगे, बट उसको भी कंपनी के नाम पे बेचना है। कोई रिसर्च का हिसाब किताब नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। मेडिसिन के अंदर क्या कंपाउंड पाया गया, क्या उसकी साइटोकेमिकल है, उसको भी नहीं जानना है। उसकी माइक्रोबायोलॉजी नहीं जानते, साइटोकेमिकल तो बहुत दूर की चीज़ हो गई। खैर, आप लोग की मर्जी है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा देता हूँ। किडनी क्षेत्र की संरचना को समझते हैं। किडनी शरीर के निचले हिस्से में स्थित होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के दाएं और बाएं भाग में पेट के पिछले हिस्से में स्थित होते हैं। इनका आकार आमतौर पर बीन्स जैसा होता है और प्रत्येक किडनी का वजन लगभग 150 ग्राम होता है। किडनी के बाहर भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है, जबकि अंदर वाला भाग मेडुला मेडुला कहलाता है। किडनी की संरचना को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है कॉर्टेक्स। किडनी का बाहरी भाग होता है जो हल्का और मुलायम होता है। इसमें लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं जो किडनी के मुख्य कार्य का हिस्सा होते हैं। रक्त से टॉक्सिक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ को फिल्टर करना इनका कार्य होता है। मेडुला किडनी का आंतरिक भाग होता है जो कि एक विशेष प्रकार के स्तंभों से बना होता है, जिन्हें पैरामाइड कहा जाता है, PYRAMID कहा जाता है। यह क्षेत्र अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करने और मूत्र में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तीसरा है पेल्विस। यह किडनी के आंतरिक भाग के अंतिम क्षेत्र होता है जो मूत्र को एकत्र करता है और इसे यूरेटर के माध्यम से मूत्राशय में भेजता है। पॉइंट्स जानना जरूरी है, पॉइंट्स नहीं जानिएगा तो फिर ट्रीटमेंट करना दिक्कत होगा, इसलिए पहले पॉइंट्स को ज़रूरी है समझना। किडनी की संरचना की विशेषता यह है कि इसमें लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं जो रक्त को फिल्टर करके अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं और आवश्यक पदार्थों को शरीर में पुनः अवशोषित करते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन्स में एक ग्लूमेरुलस GLOMERULUS और एक ट्यूबेल TUBULE होते हैं।
जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करते हैं। फंक्शन ऑफ किडनी को देख लेते हैं। किडनी का कार्य। किडनी का कार्य शरीर की विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने में आपूर्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य कार्य को समझा जा सकता है। उसको मैं इस लाइन को थोड़ा दोबारा से पढ़ देता हूँ, क्या धुंधला धुंधला कभी कभी लगने लगता है। किडनी का कार्य शरीर के विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य कार्य 5-6 प्रकार के कार्य हैं इसके, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है रक्त से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। यह प्रक्रिया शरीर के अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। दूसरा है जल संतुलन बनाए रखना। किडनी शरीर में पानी को संतुलन को नियंत्रित करती है। यदि शरीर में पानी अत्यधिक होता है तो किडनी इसे मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती है। इसके विपरीत यदि शरीर में पानी की कमी होती है तो किडनी कम मूत्र उत्पन्न करती है और शरीर में पानी बनाए रखती है। तीसरा है रक्तचाप का नियंत्रण। किडनी रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन प्रणाली, जिसको हम लोग RAAS या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के माध्यम से रक्तचाप को बनाए रखने का कार्य करती है। चौथा पॉइंट है इसका खनिज संतुलन बनाए रखना। खनिज किडनी खनिजों और जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करती है। यह शरीर में इन खनिजों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है, जो विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांचवा पॉइंट है इसमें हार्मोन्स का उत्पादन। किडनी कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स का उत्पादन करती है, जैसे एरिथ्रोपायोटिन, जो रक्त में रेड ब्लड कार्पल्स के उत्पादन को बढ़ाता है। रेनिन, जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। छठा पॉइंट है पीएच संतुलन बनाए रखना। किडनी रक्त के पीएच को नियंत्रित करती है, जिससे शरीर के सभी अंगों की कार्यप्रणाली में कोई विघटन नहीं होता। यह एसिड बेस संतुलन को बनाए रखकर शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखती है। किडनी की तंत्रिका आपूर्ति को भी समझ लेते हैं। किडनी की तंत्रिका आपूर्ति सेप्टिक और पैरासेप्टिक नसों के माध्यम से होती है। सेप्थेटिक तंत्रिका तंत्र किडनी को तनाव की स्थितियों में सक्रिय करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र किडनी के कार्यों को सामान्य और स्थिर बनाए रखता है। किडनी को रक्त और नर्वस आपूर्ति मुख्य रूप से सैक्रल नर्व और वेगस नर्व्स के माध्यम से होती है। इन नसों के माध्यम से किडनी में रक्त प्रवाह और अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण होता है। किडनी का रक्त आपूर्ति। किडनी को रक्त आपूर्ति रीनल आर्टरी के माध्यम से होती है। रीनल आर्टरी, जो आर्टरीय प्रणाली का हिस्सा है, रक्त को किडनी में लाती है, जहां रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को फिल्टर किया जाता है। रक्त में से साफ किए गए पदार्थों को पुनः रक्त में वापस भेजता है। किडनी का रक्त प्रवाह शरीर के कुल रक्त प्रवाह का लगभग 20 से 25% होता है।
जो किडनी की अत्यधिक सक्रियता को दर्शाता है। ये ध्यान में रखने वाली पॉइंट है ना। ध्यान से अगर चूकेंगे तो फिर CKD जैसे किडनी फेलियर जैसे केसेस को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। रीनल CA को भी बहुत मुश्किल होगा देखना। आगे बढ़ते हैं। किडनी से संबंधित रोग, ये सभी लोग देखना चाहेंगे। किडनी से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं और रोग हो सकते हैं जिसका प्रभाव व्यक्ति की सामान्य शारीरिक स्थिति पर पड़ता है। इसमें से कुछ सामान्य रोग हैं और कुछ समस्याएं खतरनाक हैं। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है किडनी पत्थर, या हम लोग बोलें इसको किडनी स्टोन या रीनल कैलकुलस, एक ही चीज़ें हैं। किडनी पत्थर एक सामान्य समस्या है जो किडनी में खनिज और लवण जमा होकर ठोस रूप ले लेते हैं। यह पत्थर मूत्र मार्ग को अवरोध कर सकते हैं जिससे सिर दर्द और अन्य समस्याएं उत्पन्न होती है। दूसरा है जो कि थोड़ा सा मेजर है, किडनी फेलियर। जब किडनी अपना कार्य को ठीक से ना कर पाती है तो इसे किडनी फेलियर कहा जाता है। यह दो प्रकार का हो सकता है, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर। इसका इलाज समय रहते जरूर कराना चाहिए, नहीं तो घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। तीसरा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम लोग मूत्र पथ या मूत्र मार्ग संक्रमण कहते हैं। मूत्र मार्ग के बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण किडनी में सूजन, दर्द और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। एक कंडीशन होती है हाइड्रोनेफ्रोसिस और उसी का बिगड़ा हुआ प्रारूप होता है नेफ्राइटिस। तो थोड़ा सा मैं नेफ्राइटिस के ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, हाइड्रोनेफ्रोसिस उसी में अपने आप निपट जाएगा। ठीक है। नेफ्राइटिस, किडनी में सूजन या संक्रमण को नेफ्राइटिस कहा जाता है। वहीं अगर किडनी में पानी बोलना चाहिए, फ्लूइड अगर भर रहा है तो उस कंडीशन में उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। उसी का बिगड़ा हुआ जो प्रारूप होता है, जो सेप्टिक हो जाने के बाद नेफ्राइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। यह किडनी का कामकाजी अंग को प्रभावित करता है और रक्त को फिल्टर करने की क्षमता को कम कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं और इसका पांचवा पॉइंट जो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, PCKD। कभी सुना नहीं होगा आपने, लेकिन होता है पॉलीसिस्टिक किडनी रोग। इस रोग में किडनी में कई छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं जो रीनल सिस्ट भी कहते हैं आप लोग, जो किडनी के आकार को बढ़ा सकते हैं और उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। किडनी की और भी कई डिजीज़ होते हैं, बट अगर उसको पढ़ना होगा तो मुझे उसके लिए विशेष रूप से हर, जैसे किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, तो इस तरीके से सभी के लिए अलग अलग पुस्तकें लिखनी पड़ेंगी, तब जाके पॉसिबल है कि एक एक क्षेत्र की सभी चीज़ें, सभी जानकारियाँ, जैसे माउथ टू एनस के जो डिजीज़ होते हैं उसको लेकर के मैंने इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 2 लिखी थी। उसी प्रकार का चाह रहे होंगे तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा कि सभी पार्ट को, जैसे मुंडी है तो मुंडी के जितने भी चीज़ें हैं उसमें आँख आता है, नाक आता है, ब्रेन आता है, सारी चीज़ों को मैं उसी के माध्यम से एक्सप्लेन कर दूंगा। लंग्स है तो लंग्स, राइट लंग्स, लेफ़्ट लंग्स दोनों को क्लियर कर दूंगा, उसमें जो रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, चाहे फिर वो बिनाइन तक ही लिखूंगा। कैंसर की तो अपनी अलग से एक बुक लिखी हुई है तो प्रभावित ना हो। उसके अलावा में अगर बात होती है कि जैसे लीवर है, आपका हार्ट है, आपकी किडनी है, फीमेल्स हैं, यूट्रस है, ओवेरियन है, ओवरीज हैं, उसी प्रकार से मेल्स हैं तो क्लोन्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, टेस्टिकुलर जो केसेस होते हैं, वेंस अलग है, नर्व अलग है, आर्टरीज अलग है, तो सभी के लिए अलग अलग क्लास बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ख़ास करके तब जब क्लासेस
20 मिनट से ऊपर की हो, 30 मिनट 40 मिनट की हो, तो डॉक्टर्स भी बोर हो जाते हैं। लेकिन नॉलेज तो एक ही चीज़ में दिया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि हर बार डॉक्टर फ्री हो ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप लोग को लगता है कि प्रॉब्लम है तो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा फिर वैसा है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। किडनी की देखभाल हम कैसे करें? संतुलित आहार। किडनी की सेहत को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार का सेवन महत्वपूर्ण है। नमक कौन सा? सेंधा नमक, पोटेशियम वाला नमक, ठीक है। चीनी और नमक आपको आयोडीन वाला थोड़ा सा संभल के खाना है। इसमें बेहतर होगा कि सेंधा नमक खाएं। चीनी की स्थान पे चीनी ना खाएं, गुड़ का प्रयोग करें, और हो सके तो ना भी करें। और अत्यधिक प्रोटीन वाला जो काम भोजन होता है उसका सेवन कम करें या कोशिश करें कि ना करें। पानी का सेवन, अधिक पानी पीना किडनी के कार्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है, क्योंकि पानी किडनी को अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। कई ऐसे केसेस आ जाते हैं जब CKF या CKD जब आ जाता है, जब एसाइटिस डेवलप होता है किडनी के कारण, तो उस जगह पे पानी पीने के लिए डॉक्टर मना करते हैं। एक लिमिटेड पानी का बताते हैं। तो उस कंडीशन में जब कोई पेशेंट मेडिसिन को लेता है तो हम, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी पानी के साथ ही लिया जाता है, गर्म पानी के साथ। और केवल थायराइड की मेडिसिन होती है जिसको सादा पानी के साथ लेना चाहिए। बाकी कोई भी मेडिसिन अगर आप गर्म पानी को छोड़ करके किसी अन्य पानी को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन जैसे कंडीशंस देखने को मिलते हैं। और अगर गर्म पानी का सेवन करते हैं तो वो बहुत ही डिस्टिल्ड वाटर टाइप का बॉडी के अंदर pH वैल्यू को भी न्यूट्रलाइज़ करती है और कई डिजीज़ को भी न्यूट्रलाइज़ करती है। और अगर कई जगह ऐसे केसेस आते हैं जहाँ एसाइटिस की वजह से, तो वहाँ डायरेक्ट टू टंग भी कहा जाता है कि अगर 10 बूंद ले रहे हैं तो आप 10 बूंद ना लेके 5 बूंद दीजिए डायरेक्ट टू टंग। लेकिन मुंह के अंदर थोड़ा देर रखना है, करीब 1 से 2 मिनट अपने को दवा पेशेंट को मुंह के अंदर रखना है और धीरे धीरे उसको सलाइवा को धीरे धीरे अंदर गटकना है। तो उससे क्या होगा, जो लार बनी है वो आपके बक्कल कैविटी के माध्यम से डायरेक्ट उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे आप दवा दे रहे हैं, वो इफ़ेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें नियमित एक्सरसाइज की बात है। शारीरिक व्यायाम किडनी की सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। यह रक्तचाप और वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो किडनी के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य जांच। नियमित रूप से किडनी की जांच कराना चाहिए। किडनी से संबंधित समस्याओं को जल्दी पहचान करने में ये मदद करता है। इसका कंक्लूज़न, निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। किडनी का क्षेत्र शरीर के शारीरिक संतुलन और कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किडनी शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने, खनिज का संतुलन बनाए रखने, रक्तचाप को नियंत्रित करने और आवश्यक हार्मोन्स का उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किडनी की देखभाल और समय रहते उपचार से जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है। कुछ लोगों का कहना था, सर क्रेटिनाइन क्यों नहीं बताया है? मैसेज आ रहा है दूसरे फ़ोन पे, क्रेटिनाइन के बारे में क्यों नहीं बताया है, यूरिया के बारे में क्यों नहीं बताया है? तो सब छोटी छोटी डिजीज़ेस हैं और छोटे छोटे कंडीशंस होने की वजह से अलग अलग कंडीशंस जनरेट होती है। हालांकि कई अलग अलग पुस्तकों में मैंने इसका वर्णन किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ उसके ऊपर क्लास बननी चाहिए तो बिल्कुल अलग से, जो अभी कॉम्प्रेस पॉइंट ख़त्म होगा तो अलग से जो क्लासेस चालू होंगी, मैं प्रयास करूँगा कि उन क्लासेस में आपके जो सवाल हैं उसको मैं पुटअप करूँ और उसके ऊपर क्लियरेंस के साथ अप्लाइड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये आज की क्लास यहीं रोकी जाए और इसके बाद वाला जो क्लास है वो भी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि हाइपोकॉन्ड्रिया रीज़न जो होता है वो आप सभी जानते हैं कि बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, ख़ास तौर पे एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में या
कहूँ आयुर्वेदा विज्ञान में भी अगर हाइपोकॉन्ड्रिया रीज़न की बात करें तो वो पेट को मानते हैं, और इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान राइट हाइपोकॉन्ड्रिया को मानते हैं, लीवर को मानते हैं। हमारा जो मूल सिद्धांत जाता है, हम जब डिजीज़ वाइज बात करते हैं तो हम लीवर को देखते हैं, एक इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सक लीवर को देखता है, जबकि आयुर्वेद विज्ञान में पेट को देखते हैं। और ये दोनों कंडीशन राइट और लेफ़्ट की बात है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिया दैट मीन्स इलेक्ट्रोहोमोपैथी के चिकित्सक ध्यान देते हैं कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिया दैट मीन्स लीवर का पोर्शन, लेकिन आप लोगों को बता दूं लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिया जो होता है वो स्टमक का पोर्शन होता है। इसलिए राइट हाइपोकॉन्ड्रिया और लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शन हैं और उससे रिलेटेड जो डिजीज़ेस होते हैं, उसकी संरचना होती है, कार्यविधि होती है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आज्ञा चाहूँगा आज के लिए। और कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9407761264। और अगर आपको लगता है कि मुझे ऑर्डर करना चाहिए तो 6267726860 पे संपर्क कर सकते हैं। एक नंबर और है 9909924893 ये रविंदर शर्मा जी का नंबर है, आप इस पे भी कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोमोपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।